नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज के पेपर की आंसर की। और आज का अपना पेपर था 7th जो आप सभी ने दे दिया है और आप सभी को इस पेपर के आंसर की भी हम सॉल्व करवाने वाले हैं। आंसर की में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। जो आप सभी का रिस्पॉन्स जो मिला है उसके अकॉर्डिंग अभी तक के जो लोगों ने टेस्ट दिया है 140 यानी 140 कैंडिडेट ने टेस्ट दिया है, जिसमें से 5 कैंडिडेट है जिसके 90 से ऊपर परसेंटेज आए हैं। यानी कि जो 90 से ऊपर वाले परसेंटेज वाले हैं वो अपने आप में यहाँ पे 100% समझे। एक जो क्वेश्चन है उसमें आप सभी को बोनस अंक दिया जाता है। जिनके 10% है वो 20 समझे, और जिनके 30 है वो 40 समझे, 50 है वो 60 समझे। यानी 10% आपको बढ़ा के समझना है, उसमें आपको बोनस अंक जरूर मिलेगा। फिलहाल अभी यहाँ टेस्ट में आपको नहीं मिलेगा, बट आंसर मिस टाइप होने की वजह से उसमें आपको बोनस अंक दिया जा रहा है। तो जो 5 कैंडिडेट है इनके 100% है। बाकी यहाँ पे जो 80% से अबव है ये अपने आप में 90% समझे। ये है करीबन यहाँ पे 13 कैंडिडेट जिन्होंने 90% यानी 80% से अबव जो है नंबर गेन किए हैं। एंड 70% से अबव 24 कैंडिडेट है, ये अपने आप में 80% मार्क्स समझे। एक जो मिस्टेक हुई है यानी कि मिस टाइप होने की वजह से वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें बाय मिस्टेकन ऑप्शन जो है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से आप सभी को एक क्वेश्चन का लॉस हुआ होगा। लॉस नहीं होने देंगे, उसका आपको पूरा पूरा नंबर दिया जाएगा। तो आप 10% बढ़ा के मान सकते हैं। चलिए एक जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर देता हूँ। कुछ कैंडिडेट है, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनके या तो नामकरण हो नहीं रखे या फिर नामकरण उनका हो रखा है, मतलब ब्राह्मण के द्वारा उनका नामकरण तो हो रखा है बट उनको नाम लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हमें भी दिक्कत है, यानी कि आपका रिजल्ट अगली बार से शो नहीं होगा। ये आप लिख लेना 100%। अगर आप इन आउट जाने जी जो भी ऐसे मतलब ऐसे अटपटांग नाम अगर लिख रहे हो ना, अपना खुद का नाम नहीं लिख रहे हो ना, तो आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। ये 100% आप समझ लेना। नेक्स्ट टेस्ट में अगर आपका ऐसा होता है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट वहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखना। चलिए समझते हैं आज के इस पेपर की आंसर की को। पहला क्वेश्चन देखिए, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है। यूपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ईएसआईसी में देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ऐसा का ऐसा एज इट इज क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। हो सकता है यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो थोड़े से चेंज हो जाए, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जाएंगे कि लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को आपको मैच करना है और नीचे दिए गए कोड के अंदर आपको आंसर मैच करना है और वो आपको बताना है। पहली लिस्ट में आपको कम्युनिकेबल डिजीज दे रखी है, दूसरी लिस्ट में आपको इंक्यूबेशन पीरियड यानी आईपी दे रखा है। तो यहाँ पे एक तरफ डिजीज है, दूसरी तरफ उनका इंक्यूबेशन पीरियड है। चलिए पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले कोलेरा। कोलेरा के सामने जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो इसका नहीं है, वो अलग किसी बीमारी का है। तो आपको यहाँ से मैच करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलेरा की। तो कोलेरा का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 to 5 डेज, यानी कि पहले में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 to 7 डेज। ये ध्यान रखना, 2 to 7 डेज डिप्थीरिया का होता है एंड 2 to 5 डेज कोलेरा का होता है। ऐसा ना इनको उल्टा सुल्टा मत कर देना। उल्टा सुल्टा करोगे मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मिजल्स। तो मिजल्स का आपका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 10 to 12 डेज, 10 से 12 दिन का। नेक्स्ट आपका मम्प्स। मम्प्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है जो आपका बच गया 16 से 18 दिन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए जो है उसमें 2 आएगा एंड बी में जो है 1 आएगा एंड सी में जो है 4 आएगा एंड डी जो है उसमें 3 आएगा। यानी 2, 1, 4, 3 जिस ऑप्शन में है वो आपका करेक्ट जवाब है। चलिए यहाँ पे कोड देखते हैं। कोड आपके सामने है, कोड आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ, 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन फोर्थ में आपका यहाँ पे सही से मैच हो रहा है। यानी जो लिस्ट फर्स्ट है वो लिस्ट सेकंड से करेक्टली मैच हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका सही जवाब है। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2017 में पूछा गया है और यूपीएससी ईएसआईसी का जो आपका एग्जाम होने वाला है ईएसआईसी का, उसमें भी पूछा जा सकता है। जो ऑप्शंस है वो आपके चेंज मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर से लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को आपको मैच करना है। यहाँ पे कुछ डिजीज कंडीशन है एंड उनके सामने उनके बारे में बताया गया है कि कौन किसको इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपको यहाँ पे पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद में ये कुछ कोड दिए हुए हैं उनमें से आपको सही जवाब चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले है डिस्प्लेजिया।
डिस्प्लेजिया का मतलब जो होता है वो होता है आपका एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ, यानी ए जो है उसका क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए जो चार ऑप्शंस है ना, इन चारों में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक का फोर्थ है, और वो है आपका ऑप्शन थर्ड। तो यानी आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और मैं ये बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पैटर्न के जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या फिर दो ऑप्शंस आप ऐसे देख लीजिए जो आपको आते हो, और वो आप इनमें से मैच कर लीजिए। और अगर वो सही से मैच हो रहे हैं, बाकी ऑप्शंस में वो मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब आपका वो सही जवाब जाएगा, 100% वो आपका सही जवाब जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर से सुनना, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आया, इसका आपको पता था कि डिस्प्लेजिया जो है उसकी एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेजिया। यहाँ पे तो चलो सीधा सीधा सिंपल जो है ऑप्शन ए की मिला है जिसमें ए का फोर्थ है। बाकी मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में भी यहाँ पे ए में 4 होता, इसमें 3 होता, फिर आपकी क्या होती, थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा सी में या फिर डी में 2 आएगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता, फिर आपके क्या हो जाता, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता। बट आपको एक या दो ऑप्शंस तो 100% श्योर आप होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मान लीजिए 4 में से आपको 2 पता है, 2 का नहीं पता है, तो अगर 2 आपको पता है वो आप अगर यहाँ से मैच करेंगे और वो और किसी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, मतलब आपका वो 100% क्वेश्चन सही जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक शॉर्ट एंड स्वीट में क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक मेथड है। बाकी आप सब समझदार हैं कि कैसे क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेजिया मतलब एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो सही जवाब हो ही जाएगा। अब देखिए जो बी है सीलिक डिजीज, इसका मतलब है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट है पेचाई, पेचाई का मतलब होता है हेमरेज स्पॉट्स ऑन द स्किन, स्किन पे जो हेमरेजिक स्पॉट्स होते हैं उनको पेचाई बोलते हैं। और एक ऑप्शन है निक्टोलेपिया, ये होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दो क्वेश्चंस थे जो आपके लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को आपको मैच करने थे, और दोनों ही यूपीपीएससी में पूछे गए, ये 2022 में, वो 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन ही है। व्हाट नर्सिंग एक्शन इज एप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग कंटिन्यूड हाइपोकैलेमिया डिस्पाइट ए वीक ऑफ ट्रीटमेंट। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो अपन ने पहले भी जो प्रीवियस टेस्ट आपके हुए हैं उसमें इसके बारे में अपन ने थोड़ी थोड़ी बात की है कि भाई किसी पेशेंट को अगर हाइपोकैलेमिया होता है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्या आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर एप्रोप्रिएट एक्शन रहेगा अगर पेशेंट को क्या हुआ है, हाइपोकैलेमिया। तो यहाँ पे आपका क्या रेस्पॉन्स या फिर क्या एक्शन रहेगा। तो ये अपन ने पहले भी प्रीवियस जो आपके पेपर्स हुए हैं उनमें एक दो क्वेश्चंस आया होगा, वहाँ पे अपन ने अच्छे से बात की है कि हाइपोकैलेमिया अगर किसी पर्सन को होता है या फिर पोटेशियम का लेवल जो है वो 3.5 से बिलो अगर आता है, यानी वो हाइपोकैलेमिया को इंडिकेट कर रहा है। और हाइपोकैलेमिया को इंडिकेट कर रहा है तो तुरंत आपको क्या करना है, एससीपी या फिर डॉक्टर साहब जो आपके हैं जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, उनको आपको बता देना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। द पेशेंट डायूरेटिक शुड नॉट बी टेकन अंटिल पोटेशियम लेवल आर नॉर्मल। Next, instruct the patient to avoid salt substitutes. Next, report laboratory values to the primary healthcare provider. Next, the patient should be instructed to take potassium supplements with water only. तो देखिए अभी भी मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐसी अगर कंडीशन आती है, और पहले भी जो आपके सेशंस हुए हैं उनमें भी मैंने आपको बताया अगर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन पेशेंट को डेवलप होती है तो आपको क्या करना है, तुरंत डॉक्टर साहब को बता देना है। यानी ये जो लेबोरेटरी वैल्यू आपने देखी है, तुरंत आपको रिपोर्ट किसको करना है, HCP, यानी जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या फिर जो डॉक्टर साहब आपके, उनको आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। फॉर ए पेशेंट विथ क्रॉन्स डिजीज द मेडिकल सर्जिकल नर्स रिकमेंड्स ए डाइट दैट इज। ये यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसको क्रॉन्स डिजीज हो रखी है, और यहाँ पे एज ए आप मेडिकल सर्जिकल नर्स काम कर रही है, तो बताइए आप एज ए मेडिकल सर्जिकल नर्स इस पेशेंट को कौन सी डाइट प्रीफर करेंगे, कौन सी डाइट आप रिकमेंड करेंगे। पहला ऑप्शन है हाई इन फाइबर एंड लो इन प्रोटीन एंड कैलोरीज। नेक्स्ट है हाई इन पोटेशियम। नेक्स्ट है लो इन फाइबर एंड हाई इन प्रोटीन एंड कैलोरीज। नेक्स्ट है लो इन पोटेशियम। तो देखिए आपका जो सही जवाब रहेगा वो तो रहेगा आपका ऑप्शन थर्ड, फाइबर लो होना चाहिए और प्रोटीन और कैलोरीज डाइट के अंदर क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ये डाइट इस पेशेंट को रिकमेंड करनी है जिसको क्या हो रखा है, क्रॉन्स डिजीज।
चलो इसको थोड़ा सा रेशनल में और देख लेते हैं। क्रॉन्स डिजीज इज ए डिजीज दैट अफेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन। क्रॉन्स जो डिजीज है वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करने वाली डिजीज है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन को। फॉर ए पेशेंट विथ क्रॉन्स डिजीज द मेडिकल सर्जिकल नर्स रिकमेंड्स ए डाइट लो इन फाइबर एंड हाई इन प्रोटीन एंड कैलोरीज। कॉमन सिम्टम ऑफ क्रॉन्स डिजीज आर एब्डोमेन पेन एंड डायरिया। देखिए जो मेडिकल सर्जिकल नर्स है वो क्या रिकमेंड करेगी? फाइबर लो एंड हाई प्रोटीन एंड कैलोरी वाली डाइट जो है वो रिकमेंड करेगी। अब यहाँ पे जो क्रॉन्स डिजीज है उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? एब्डोमेन पेन होगा पेशेंट को और डायरिया होगा। तो यहाँ पे डायरिया पेशेंट को हो रखा है, मतलब आप हाई फाइबर डाइट किसको देते हैं? हाई फाइबर डाइट किसको देते हैं? कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को। तो यहाँ पे पेशेंट में एब्डोमेन पेन है, डायरिया इस डिजीज की वजह से ऑलरेडी हो रखा है। आप हाई फाइबर डाइट देंगे पेशेंट को और ज़्यादा डायरिया हो सकता है। तो लो फाइबर डाइट देना है और प्रोटीन और कैलोरीज की पूर्ति जो है पेशेंट में अच्छे से करना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एम्स रायपुर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि एक ही मैंने ये पेपर बनाया है जिसमें मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो डाले गए हैं। बाकी जो आपके पेपर आएंगे वो सारे के सारे अनक्लेक्स बेसिस होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बाइलरी कॉलिक? बाइलरी कॉलिक अगर किसी पर्सन को होता है तो उसमें क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे? पहला ऑप्शन है मिड एपिगेस्टिक पेन दैट रेडिएट्स टू द बैक। नेक्स्ट है अपर राइट एब्डोमिनल पेन दैट रेडिएट्स द बैक और राइट शोल्डर। नेक्स्ट लोकलाइज्ड लोअर राइट एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट लोकलाइज्ड पेन इन द हाइपोगेस्टिक रीजन। यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सेकंड, अपर राइट एब्डोमिनल पेन होगा जो कि रेडिएट कहाँ पे होगा? बैक एंड राइट शोल्डर में। अगर बाइलरी कोलिक किसी पर्सन को होता है तो उसमें अपर राइट एब्डोमेन पेन होगा, साथ साथ ये जो पेन है ना वो रेडिएट कहाँ पे होगा? बैक साइड में और राइट शोल्डर में। ये ध्यान रखिएगा, राइट साइड में पेन हो रहा है कहाँ पे? अपर वाली, अपर राइट एब्डोमेन में पेन हो रहा है और वो रेडिएट कहाँ हो रहा है? बैक साइड में और राइट शोल्डर में। राइट साइड में पेन हो रहा है और रेडिएट भी आपका कहाँ पे हो रहा है? राइट शोल्डर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से याद इसको रखना है। ऐसे क्वेश्चंस फिर से रिपीट होते रहते हैं और ये एम्स रायपुर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा सा रेशनल में और देख लेते हैं। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बाइलरी कोलिक is that the person feels pain and pressure in the upper right part of the abdomen. This pain is in center of the upper right part of the abdomen below the chest and in the upper right part of the abdomen near the liver. It is possible in some people that is pain spread to the shoulder. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, जो पेन हो रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है? बाइलरी कोलिक अगर होता है तो पेन कहाँ कहाँ पे होगा? पेन एंड जो प्रेशर होगा वो राइट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होगा और जो पेन है वो सेंटर ऑफ द अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन एंड बिलो द चेस्ट। यहाँ पे आपको पेन की जो लोकेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। एंड इन द अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन नियर द लीवर। अपर पार्ट में भी कहाँ पे? लीवर के जस्ट पास में या फिर कहाँ पे? जस्ट बिलो द चेस्ट। एब्डोमेन अपर पार्ट में हो रहा है लेकिन वो नियर द एक तो लीवर हो रहा है एंड एक बिलो द चेस्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोनों ही। एंड कुछ कंडीशंस में ये स्प्रेड होता है, अगर रेडिएट होता है या फिर स्प्रेड होता है तो या तो बैक साइड में होगा या फिर राइट शोल्डर में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर फॉर पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग हाइपर कैल्सीमिया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि एक पेशेंट है जिसको हाइपर कैल्सीमिया हो रखा है, मतलब कैल्शियम की वैल्यू इसमें ऑलरेडी ज़्यादा हो रखी है और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको यहाँ पे इंटरवेंशन करना है। तो क्या इस पेशेंट के लिए आप प्लान ऑफ केयर तैयार करेंगे? पहला ऑप्शन है कैल्शियम रेस्ट्रिक्शन, नेक्स्ट पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन, नेक्स्ट फॉस्फेट रेस्ट्रिक्शन, नेक्स्ट मैग्नीशियम रेस्ट्रिक्शन। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है हाइपर कैल्सीमिया की, यानी कैल्शियम का लेवल क्या हो रखा है? यहाँ पे बढ़ा हुआ है। भाई पोटेशियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर कैल्शियम बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे कैल्शियम रेस्ट्रिक्शन जो आप डाइट देंगे वो कैसे रहेगी? कैल्शियम रेस्ट्रिक्शन या फिर जो कुछ भी आप दे रहे हैं, इंजेक्शन आप दे रहे हैं या फिर टैबलेट दे रहे हैं, वो कैल्शियम रेस्ट्रिक्ट वाली होनी चाहिए, मतलब उनमें कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका प्लान ऑफ केयर रहेगा कि कैल्शियम जो है वो पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए इस पेशेंट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Important nursing intervention while caring for a patient with hyponatremia includes।
देखिए आप एक ऐसे पेशेंट को केयर दे रहे हैं जिसको हाइपोनेट्रीमिया हो रखा है, सोडियम जो है उसका लेवल क्या हो रखा है, यहाँ पे कम हो रखा है। इस पेशेंट के लिए आप कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन यूज करेंगे, या फिर एज ए नर्सिंग ऑफिसर कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे इस पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला ऑप्शन है फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, नेक्स्ट प्रोवाइड आइसोटोनिक सलाइन, नेक्स्ट एडमिनिस्टर पोटेशियम एज ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन, नेक्स्ट प्रोवाइड एनजी फिड। तो यहाँ पे देखिए फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। पोटेशियम आपको इसको देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखा है, सोडियम क्या हो रखा है, यहाँ पे कम हो रखा है। जैसे कि अभी भी अपन ने बात की, यहाँ पे अगर कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है तो पोटेशियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कैल्शियम की बात हो रही है, कैल्शियम अगर ज़्यादा है तो कैल्शियम को बंद कर दो। यहाँ पे अगर सोडियम कम हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट तो करना ही है, तो क्या करोगे, एंड एनजी फीडिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है पेशेंट को। यहाँ पे जो आपको ज़रूरत है वो है प्रोवाइड आइसोटोनिक सलाइन, यानी कि NaCl, NS जिसको आप बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड जो है वो आपको इन्फ्यूज़ करवाना है पेशेंट में, जिससे कि हाइपोनेट्रीमिया जो पेशेंट को हो रखा है उसको ट्रीट किया जा सके, उसको क्योर किया जा सके। ये यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और सोडियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है, 135 टू 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। हाइपोनेट्रीमिया कब होगा, जब 135 से कम होगा, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया कब होगा, जब 135 से कम होगा, या फिर अगर हाइपरनेट्रीमिया की बात करें तो वो 145 से ज़्यादा की वैल्यू जो है वो हाइपरनेट्रीमिया कहलाएगी। चलिए इसको थोड़ा सा रैशनल में और देखते हैं। आइसोटोनिक सलाइन शुड बी प्रोवाइडेड बाय नर्स वाइल केयरिंग ए पेशेंट विथ हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया के पेशेंट को अगर आप केयर दे रहे हैं तो इसको आइसोटोनिक सलाइन जो है वो प्रोवाइड करवाना है। हाइपोनेट्रीमिया अकर्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन योर ब्लड एब्नॉर्मली लो। हाइपोनेट्रीमिया कब होगा, जब सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, बॉडी में कम हो जाएगा। नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल की बात करते हैं तो वही जो अपन ने अभी भी बात की है, 135 टू 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, ये नॉर्मली वैल्यू होती है। और अगर 135 से अगर कम वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया बिलो 134, इससे अगर कम सोडियम की वैल्यू अगर आती है, यानी कि पेशेंट की कंडीशन क्या होगी, हाइपोनेट्रीमिया। और 145 से अगर ज़्यादा रहती है मतलब हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रैक्चर इन विच देयर इज नो ब्रेक इन द स्किन नॉन एज। देखिए फ्रैक्चर हुआ है लेकिन जो स्किन है उसका कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो ये किस टाइप का फ्रैक्चर कहलाएगा। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीपीएससी 2017 में पूछा गया और डीएसएस भी 2019 में पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि फ्रैक्चर अगर होता है और स्किन ब्रेकडाउन नहीं होती है तो उसको किस टाइप का फ्रैक्चर कहते हैं। पहला ऑप्शन है ओपन फ्रैक्चर, नेक्स्ट क्लोज फ्रैक्चर, नेक्स्ट है कंपाउंड फ्रैक्चर, नेक्स्ट है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो यहाँ पे वर्ड से ही पता चल रहा है नो ब्रेकडाउन ऑफ स्किन, यानी कि फ्रैक्चर जो हुआ है किस टाइप का हुआ है, क्लोज्ड फ्रैक्चर हुआ है। ओपन फ्रैक्चर होता है यानी कि स्किन भी ब्रेकडाउन होती है। यहाँ पे कौन सा फ्रैक्चर हुआ है, क्लोज्ड फ्रैक्चर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए इसका थोड़ा सा रेशनल और देख लेते हैं। ए फ्रैक्चर in which there is no break in skin is called closed fracture. It occurs when the bone breaks due to injury, but there is no effect on the skin. It involves any external injury. There is no risk of getting any kind of infection. देखिए यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होता है ना, बोन का अगर ब्रेकडाउन होता है या फिर फ्रैक्चर अगर होता है, उसमें अगर स्किन जो है वो ब्रेकडाउन नहीं हो रही है, मतलब ये फ्रैक्चर आपका कहलाता है क्लोज्ड फ्रैक्चर। इसमें कोई भी इंजरी हुई है, कोई भी ट्रोमा हुआ है और उसकी वजह से मतलब इंटरनल जो फ्रैक्चर है वो तो हो चुका है लेकिन स्किन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो वो आपकी कंडीशन क्या कहलाएगी, क्लोज्ड फ्रैक्चर। और ये एक्सटर्नल कोई भी इंजरी होती है उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार एक्सटर्नल इंजरी होती है, कोई गिर जाता है, अंदर का छोटा मोटा फ्रैक्चर हो जाता है बट स्किन का कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका क्लोज्ड फ्रैक्चर। और इस कंडीशन में अगर अंदर का कोई फ्रैक्चर होता है ना, तो इसमें इन्फेक्शन के रिस्क भी क्या रहते हैं, बहुत कम, क्योंकि स्किन जो है वो ओपन हुई नहीं है, तो फ्रैक्चर जो हुआ है ना उसमें कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहेंगे, ठीक है। तो कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे इन्फेक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस सेशन का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर ए पेशेंट with a blood pressure of 80 by 40 mmHg who is scheduled for dialysis later in the day. What should the nurse anticipate that the patient will need? देखिए अपन ने 3-4 क्वेश्चंस इन 6
टेस्ट के अंदर सॉल्व किए हैं कि ब्लड प्रेशर अगर गिरता है तो क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट देना होता है ना, सारे क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए हैं। आज देखिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर तो इसका भी गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डायलिसिस की कि भाई इसको डायलिसिस करना है पेशेंट को, शेड्यूल इसका पहले से ही तैयार कर रखा है। अब देखिए व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट विद द पेशेंट विल नीड, यहाँ पे नर्स जो है पेशेंट की नीड को पूरा करेगी। तो बताइए पेशेंट को क्या नीड यहाँ पे हो सकती है। बीपी क्या हो रखा है, गिरा हुआ है। वही बात है जो अपन ने पहले भी की है कि अगर ब्लड प्रेशर गिरा हुआ है यानी हाइपोटेंशन की कंडीशन में पेशेंट जा रहा है और डायलिसिस आप करना चाह रहे हैं, मतलब पेशेंट और ज़्यादा जो है हाइपोटेंशन की कंडीशन में जा रहे हैं, शॉक हो सकता है। और शॉक क्या है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है। उससे शॉक में जाने के बाद पेशेंट ख़त्म भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या सही जवाब रहेगा, पहला ऑप्शन देखिए, पेशेंट शुड रिसीव रिन्यूड पोटेशियम सप्लीमेंट डोजेज, ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, पेशेंट नीड्स आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, डायलिसिस विल नीड टू बी कैंसल्ड, डायलिसिस आपको कैंसिल करना है तो नहीं करना है, डायलिसिस कैंसिल नहीं होगा क्योंकि शेड्यूल में ले रखा है पेशेंट को डायलिसिस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, द नर्स शुड एनकरेज ओरल फ्लूइड इंटेक, पेशेंट को आप ओरल फ्लूइड इंटेक के लिए एनकरेज करेंगे तो उससे भी पूर्ति नहीं होगी। जो आपका सही जवाब होगा ना वो होगा ऑप्शन सेकंड, पेशेंट नीड आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट को ज़रूरत है किसकी, आईवी फ्लूइड की, और वो आपको देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन था जिसमें आप सभी को मिलता है बोनस अंक, यानी जिसके 90% बने हैं वो 100% समझे, जिनके 10% बने हैं वो 20% समझे, यानी सभी को जिसके जितने परसेंट बने हैं वो अपने आप जो है ऐड कर लीजिए 10% और उसको आप बढ़ा दीजिए। यानी ये क्वेश्चन आप सभी का लगभग ऑलमोस्ट का सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, client has returned to his room following a esophagoscopy before offering fluid, the nurse should be priority of assessing the clients। और ये यूपीपीएससी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया, एक पेशेंट है जिसकी इसोफेगोस्कोपी की गई है। इसोफेगस को विजुलाइज करने का जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसको बोलते हैं इसोफेगोस्कोपी, और इसोफेगस को देखा गया है उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि पेशेंट को क्या करना है, फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, यानी कि फ्लूइड ऑफर करना है। तो भाई फ्लूइड ऑफर करने से पहले आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या असेस करना चाहेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, नहीं। नेक्स्ट, टीपीआर एंड बीपी, नहीं। नेक्स्ट, यूरिनरी आउटपुट, नहीं। जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, गैग रिफ्लेक्स। जब भी आप फ्लूइड ऑफर कर रहे हैं इसोफेगोस्कोपी होने के बाद, तो भैया पेशेंट में सबसे पहले आप क्या कीजिए, गैग रिफ्लेक्स चेक कीजिए। अगर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो ही आप फ्लूइड ऑफर कीजिए, अदरवाइज आप फ्लूइड को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, मतलब आपको गैग रिफ्लेक्स पहले चेक करना ही करना है। चलिए इसका थोड़ा सा रेशनल जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। शायद इसमें तो जो है गलत हो रखा है, इसी वजह से वो आप लोगों का आंसर भी गलत टाइप हो गया था, मिस टाइप हो गया था। चलिए इसका रेशनल मैं आपको दिखा देता हूँ। Esophagoscopy is the diagnostic procedure to examine the esophagus performed under local anesthesia. Before giving fluid after the procedure, the nurse should assess the presence of gag reflex. Esophagoscopy एक diagnostic procedure है जिसमें esophagus को क्या किया जाता है, examine किया जाता है under local anesthesia। local anesthesia देके और esophagus को examine किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं esophagoस्कोपी। जब भी आप कोई फ्लूइड देते हैं आफ्टर द प्रोसीजर, तो नर्स को सबसे पहले असेस करना होता है क्या, गैग रिफ्लेक्स। फ्लूइड्स आर नॉट गिवन इन द एब्सेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अगर गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो फ्लूइड नहीं देना है, बिकॉज ये क्या कर सकता है, एस्पायरेट कर सकता है, यानी बिकॉज दे कैन कॉज द एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड एंड लीड टू रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। और अगर एस्पायरेशन हो गया तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। भैया सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गैग रिफ्लेक्स चेक करना होगा। गैग रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट है तो आप फ्लूइड ऑफर कर सकते हैं, गैग रिफ्लेक्स अगर एब्सेंट है तो फ्लूइड आपको नहीं देना है। और अगर आप फिर भी दे देते हैं तो क्या होगा, एस्पायरेशन होगा, यानी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा और पेशेंट की जान माल को खतरा हो सकता है। और पेशेंट की जान माल को खतरा होगा यानी आपको भी खतरा होगा। तो आप अपने खतरे को मोल मत लीजिए, जैसा आपको आता है वो आप कीजिए, नहीं आता है तो आप सीनियर पर्सन से पूछ लीजिए, कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं है। डॉक्टर्स के पास मत जाइए, अपने सीनियर्स जो भी है उनसे आप बातचीत करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है कि क्या पता बॉस क्या सोचेंगे, ऐसा वैसा ना, पूछ लेना चाहिए, जो नहीं आता हो
पूछ लेना चाहिए। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ गैग रिफ्लेक्स इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन टू गिव फ्लूइड आफ्टर इसोफेगोस्कोपी। तो ये आपका जो गैग रिफ्लेक्स वाला है, ये आपका प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगा इस कंडीशन के अंदर। तो ये थे अपने 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो क्वेश्चन को आपको बोनस अंक मिलना था वो इसी का मिलना था। यानी जिनके 90 है वो 100% समझे, यानी हर स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट दिया है वो 10% बढ़ा के चले। यानी 2 नंबर आपको ये फ्री के हमारी तरफ से दिए जाते हैं टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। कभी कभी आपको पेपर में भी मिलते हैं 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें या तो उनको डिलीट किया जाता है या फिर उनका बोनस आपको दिया जाता है। तो आज आप लोगों को हमारी तरफ से भी बोनस है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।